ये आवश्यक होता है कि नियत और एफर्ट्स एक ही दिशा में लगाए जाएं। ये जरूरी होता है कि अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो बातचीत वाला माहौल बनाया जाए, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच में इस माहौल की सख्त कमी दिखाई दी और इसी का नतीजा अब ये दिखाई दे रहा है कि यहां दोनों ही पक्ष लग रहा है कि छल कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान का छल, और इसीलिए रिजल्टेंट ये दिखाई दे रहा है युद्ध आज नहीं तो कल। जो घटनाक्रम है वो साफ इशारा कर रहे हैं कि ना तो सीज फायर एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है और ना ही इस दौरान पीस टॉक्स से कुछ ऐसा होता दिखाई दे रहा है कि मौजूदा परिस्थितियां किसी लंबे शांति काल की तरफ जाएं। तो क्या युद्ध काल 2 जल्द शुरू होने वाला है? जरा देखिए खबर, आईडीएफ ने जारी किया बफर जोन का मैप। अब इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से एक बफर जोन मैप जारी किया गया है और इसमें लेबनान को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। लेबनान में अंदर तक बफर जोन चाहती है इजराइल डिफेंस फोर्सेस। हिजबुल्लाह की ताकत कम करना इसका उद्देश्य है। रणनीतिक जगहों पर कंट्रोल का मैप जारी किया गया है और यह मैप इसलिए जारी किया गया है ताकि यह बताया जा सके कि हम अब कितनी जगह को नियंत्रित कर रहे हैं। ये जब मैप आप देखेंगे तो आपको याद आएगा रशिया यूक्रेन वाला मामला, और आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे रशिया ने बाद के दिनों में, आपको याद होगा, लुहांस्क और डोनेस्क वाला इलाका जो अपने प्रभाव में बताया था, वो ये बताने की कोशिश की थी कि अब बफर जोन यहां से होगा। और इसी तरीके से अगर आप यहां देखें, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अभी जो नक्शा जारी किया है उसमें जो स्थिति बताई है अपने नियंत्रण और बफर जोन वाली, उसमें आप देखें ये लिटानी रिवर के अब ऊपर तक जाता हुआ मामला दिखाई दे रहा है। मतलब ये बता रहा है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस कितनी जगह को अब बफर जोन के तौर पर मानती है। संजय कुलकर्णी साथ हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। संजय कुलकर्णी, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, प्लीज आपको यहां बुलाऊंगा। और जब ये मैप हमारे सामने है तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जो इसको इंटरप्रेट करते हैं इस तरीके से कि लेबनान के साथ जो संघर्ष है वो तो अपनी जगह है, लेकिन इजराइल का इसके पीछे ग्रेटर इजराइल का सपना असल में इसकी आड़ में वो पूरा करना चाहता है। जहां ये मैप जारी किया गया है, सर मैं ये हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या ये लेबनान को मंजूर होगा और क्या ये ईरान को मंजूर होगा? देखिएगा दिनेश जी, ये जो सदर्न लेबनान जो इतनी रिवर और ब्लू लाइन के बीच में है, इसके बीच में अब इजराइल कह रहा है एक येलो लाइन ड्रॉ करने की वो कोशिश कर रहा है। और ये येलो लाइन का मकसद है वो बफर, ये जो नॉर्दर्न इजराइल है, नॉर्दर्न इजराइल और सदर्न लेबनान, ये शुरुआत से 1982 से लेकर के 2000 तक सदर्न लेबनान का ऊपर इजराइल का कब्जा था। इसीलिए हिजबुल्लाह जो खड़ा हुआ उसके उसी दौरान खड़ा हुआ क्योंकि सदर्न लेबनान में इजराइल का कब्जा था। इजराइल ने 2000 के आसपास छोड़ा सदर्न लेबनान को। उसके बाद जिस प्रकार से लगातार ब्लू लाइन और इसको लेकर के मकसद ये था कि लेबनान आर्मी और यूनिफिल ये दो सदर्न लेबनान में रहेंगे, लेकिन लेबनान आर्मी की जगह हिजबुल्लाह ने कब्जा किया। और यही कारण था जब लगातार अक्टूबर के बाद से जो लड़ाई शुरू हुई है हिजबुल्लाह को और लेबनान इसके साथ, इजराइल के साथ, मकसद एक कि इजराइल सोचता है कि उसके जो 1 लाख से ज्यादा लोग नॉर्दर्न इजराइल से बेघर हुए हैं क्योंकि हिजबुल्लाह जो है वो नॉर्दर्न इजराइल के ऊपर हमला करता है, उस हमले से बचने के लिए ये बफर बनाया गया है। और उस बफर को भी एक बफर दिया गया है, जिस तरह से गाजा में येलो लाइन बनाई गई उसी माफिक लेबनान में भी। तो ये बफर से बफर होता गया तो पूरा देश ही असल में फिर बफर में आ जाएगा, ये एक बड़ी चिंता हो सकती है। लेकिन हमारे साथ जुड़ने वाले बाकी मेहमानों के साथ अभी आपका परिचय करा देता हूं। शुभदा चौधरी जो कि मिडिल ईस्ट मामलों की जानकार हैं, आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ आशीष भी होंगे जो कि डिफेंस जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ अशोक सज्जनहार कुछ देर में जुड़ेंगे, जिनसे हम इस कुटाई वाली नीति में कूटनीति के लिए कितनी जगह बची हुई है उनसे हम समझेंगे। लेकिन अभी ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे, जनरल कुलकर्णी से हमने कुछ एक चीजें समझी। आशीष बहुत क्विकली आ जाइए, आपने खबर हम तक पहुंचाई तो इसके कुछ एक नुआंसेस आपसे भी हम समझना चाहते हैं। ये एक बार फिर से डालिए वो मैप यहां पर। यहां जो हम चर्चा कर रहे थे कि ये इजराइल की तरफ से ये स्पष्ट किया जा रहा है कि वो चाह क्या रहे हैं जी। लेबनान को लेकर ईरान का कंसर्न क्या है, ये बीते दिनों हमने देख भी लिया जब उसने कहा कि आप पहले सीज फायर वाले मामले में स्पष्ट कीजिए कि लेबनान को लेकर आपकी स्थितियां क्या हैं। ये मामला आगे कहां ले जा सकता है इस पूरे इवेंट को? ये आज इस मैप को आज रिलीज करने का मतलब साफ है कि सीज फायर को लेकर बहुत ज्यादा इजराइल सीरियस है नहीं है। ये मैसेजिंग है जो जनरल कुलकर्णी ने बताया। उसमें 2 और चीजें बस ऐड करना चाहूंगा। लतानी रिवर है और लतानी रिवर को एक तरह से आप ये मान के चलिए कि एक
एलओसी के तौर पर माना ये दिखाई दे रही है जो यहाँ। एग्जैक्टली। और इसी के इन रिजेस के बीच में जो लाल वाला एरिया है ना, ये जनरली आप ये मानिए कि जो रशिया ने यूक्रेन के साथ किया, अब मैं इजराइल अभी आपके आने के पहले यही बात कह रहा था कि लुहांस्क और डोनेस्क वाला मामला दिखाकर जैसे उन्होंने बफर जोन क्रिएट करने की कोशिश की थी, ये वहां वही हो रहा है। ये काफी बड़ा बफर जोन है। भले मैप में आप दर्शकों को, अगर आप इसको एक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए कि एक नई एलओसी उन्होंने बना दी है। दूसरा ब्यूफोर्ड रिजेस है यहाँ पर, जो कि स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि एलओसी है, एलओसी में कोई ऐसे लकीर नहीं है, कहीं पहाड़ है कहीं नदी है तो उसको माना जाता है। अगर पहाड़ के उस तरफ चले गए, ब्यूफोर्ड रिजेस इसमें इंक्लूडेड है, यानी कि अब वो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज हाइट्स मिल गई इनको। एग्जैक्टली। तो इन दोनों ज्योग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू भी एक नया मैसेजिंग दे दिया है। ये तो पहले जो ये कहा जा रहा था, बहुत जल्दी से पहले जो ये कहा जा रहा था कि लितानी रिवर के दक्षिण की तरफ फोर्सेस होंगी, अब ये तो ऊपर की तरफ भी चली गई। और साथ में आप ये बता रहे हैं कि जो स्ट्रेटेजिक हाइट्स हैं, मतलब वहां के पहाड़ और रिजेस, ये भी इनके स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल जाएगा। तो ये पूरे मामले को किधर, खास तौर से जब आप जानते हैं 22 तारीख को ये सीज फायर समाप्त हो रहा है, उसके पहले यह नक्शा जारी किया जाना ये बताता है कि आने वाले दिनों में इजराइल के इरादे क्या हैं। अगली खबर यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में हालात बेहद, ये तो आपने देख लिया लेबनान में क्या हुआ, अब इधर देख लीजिए हॉर्मुज स्ट्रेट में क्या चल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालत बहुत गंभीर होती जा रही है। फारस की खाड़ी में भी स्थितियां बिगड़ गई हैं। हॉर्मुज में किसी भी वक्त जंग का खतरा है, बल्कि इन वे अगर तस्नीम न्यूज की माने तो एक जंग तो शुरू हो भी गई है। इसलिए हम कह रहे थे कि ये हमला आज नहीं तो कल, ये युद्ध आज नहीं तो कल। तस्नीम न्यूज की तरफ से यह बताया जा रहा है कि हमने तो अमेरिका के जहाजी बेड़ों को ड्रोन के जरिए निशाना बनाना शुरू कर भी दिया है, और अगर ऐसा है तो मतलब जंग छिड़ चुकी है। हॉर्मुज को लेकर ब्रिटिश सेना की चेतावनी भी सामने आई है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर ने कहा है खतरा सबसे ऊंचे स्तर पर है। यह चेतावनी जारी कर दी गई है कि अब खतरा एक बार फिर से अपने पीक पर पहुंच गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये खतरा पीक पर पहुंच गया, तो अब उसके मैनिफेस्टेशंस भी आपको बहुत जल्द दिखाई दे सकते हैं। यह अंदेशा और बड़ा हो गया। शुभदा चौधरी, ये आपके हिसाब से ये पीक आ गया या पीक आना बाकी है, या क्योंकि 22 तारीख करीब है इसलिए पीक माना जा रहा है इसको? देखिए, ये सीज फायर बहुत ही फ्रेजाइल था। 22 तारीख को भले ही अमेरिका या ट्रंप बोल रहे हैं, पहले उन्होंने बोला कि जेडी वांस को नहीं भेजेंगे, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि वो भेजेंगे। लेकिन ईरान ने ये बोल दिया है कि कोई भी सीज फायर निगोसिएशन में आगे वो नहीं चलेंगे। जहां तक बात रही जितना भी इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ होता है, लैंड लॉ ऑफ द सी, जो 1982 में बना था, ईरान उसका सिग्नेटरी है नहीं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर वो किसी तरीके का ब्लॉकेड कर रहा है और यूएस उसमें अपना फिर ब्लॉकेड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यूएस नेवी मरीन्स 5000 से ज्यादा वहां पे डिप्लॉयड हैं। इंडियन वेसल्स जिनको कल पीछे किया गया था, केशम आइलैंड और लारेक आइलैंड के बीच में किया गया था। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या 22 तारीख को सीज फायर खत्म होता है, लेकिन 26 अप्रैल को यूएस ने इंडिया को जो वेवर दिया था ईरान को लेके, वो भी खत्म होता है। तो अब मुद्दा यहां पे आ रहा है कि किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और मेरा तो शक है कि बाब अल मंदब स्ट्रेट और खतरनाक रूप से आक्रामक दौर पे गुजरेगा। सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात नहीं है, बाब अल मंदब की बात भी है। और अगर इन दोनों जगहों को आप देख लें तो पूरी दुनिया के लिए जो एनर्जी सप्लाईज होती है उसके लिए सबसे खतरनाक चोक पॉइंट्स ये दोनों हैं। और अगर दोनों को ही, ये दोनों ऐसी नसें हैं कि अगर जो दबा दी गई आने वाले दिनों में, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो दबाई गई है ऑलरेडी, अगर बाब अल मंदब भी शामिल हो जाता तो पूरी दुनिया बिलबिला उठेगी। अगली खबर देखिए, सीज फायर खत्म होने से पहले चरम पर है तनाव। ईरान के कार्गो शिप पर अमेरिका ने की फायरिंग। ओमान सागर में ईरानी जहाज टुस्का पर फायरिंग की गई। नाकाबंदी तोड़ने पर यूनाइटेड स्टेट्स एस्टुएंस से कई राउंड फायरिंग हुई। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने इसका वीडियो भी जारी किया है। इस तरह के हालात के बीच में अशोक सज्जनहार सर, ये हमेशा क्राइसिस के दौर में बातचीत की टेबल जब सजाई जाती है तो असल में क्राइसिस के बादल तो जाहिर है उमड़ घुमड़ रहे होते हैं, लेकिन फिर वहीं पर यह कहा जाता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जब होते हैं तभी बातचीत के कामयाब होने की उम्मीद होती है। तो इसको कैसे देखा जाए? क्या स्थितियां तनावपूर्ण हो, वहां पर बातचीत करके किसी तरह समाधान निकाला जाए, उसी को कौशल कहा जाता है? या जब तक भरोसा नहीं बनाया जाएगा दोनों पक्षों में, बातचीत हो नहीं सकती, होगी भी तो कितनी चलेगी, टिकाऊ होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। कैसे देखा जाए इसको? जी बहुत धन्यवाद दिनेश। और ये देखिए, मेरे विचार से ऐसा नहीं है जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को बीच में लाया जा रहा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तो तभी आते हैं जब थोड़ी शांति हो, जब ऐसा क्राइसिस सिचुएशन, तो उसमें तो
कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ज्यादा काम नहीं करते हैं, परंतु अभी मैं समझ रहा हूं जो दोनों तरफ से जिसे कहा जाए हार्ड बॉल प्ले करने का ये तरीका अपनाया जा रहा है, जो हम अपना उनकी तरफ और दबाव बढ़ाते जाएंगे। अमेरिका भी दबाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, ईरान भी दबाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। ईरान दबाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा है जो हम वहां पर आएंगे ही नहीं, इस्लामाबाद में आएंगे ही नहीं, पाकिस्तान में आएंगे नहीं, हम बात ही नहीं करेंगे आपसे जब तक आप हमारी बातों को नहीं मानते हैं। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं बड़ी एक्सेसिव है। और अमेरिका कह रहा है जो हम तो ब्लॉकेड में वो हम लगाया हुआ है, ब्लॉकेड को तोड़ने का प्रयास करोगे तो उसको हम जरूर विफल करेंगे, आपके ऊपर हम मारेंगे। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो ट्रस्ट की बात यहां पर बहुत कम आती है, क्योंकि ये हम जानते हैं जो ट्रस्ट दोनों साइड में बिल्कुल नहीं है। अशोक सर, मैं कुछ चीजें आपको बता दूं, उसके बाद आपका कमेंट पूरा करूंगा सर। आपने ये बात महत्वपूर्ण कही है, ट्रस्ट दोनों ही तरफ नहीं है। अब देखिए आशीष ने अभी हमको जो तस्वीरें बढ़ाई हैं वो ये देखिए क्या दिखा रही हैं। यहां जेरूसलम के ऊपर F-35 जिस तरीके से होवर कर रहे हैं, क्योंकि नियत नहीं है कि मामला शांत हो। किसकी नीयत नहीं है और उसके पीछे कारण क्या है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए ईरान के कार्गो शिप पर अमेरिका का कब्जा, ईरान के जहाज पर उतरे अमेरिकी मरीन, USS त्रिपोली से हेलीकॉप्टर से गए अमेरिकी मरीन, US सेंट्रल कमांड ने जारी किया ऑपरेशन का वीडियो। तो अशोक सज्जन सर, आप भी जो कह रहे थे कि ट्रस्ट डेफिसिट है और वो बहुत खतरनाक है, और कोई कोशिश भी नहीं दिखाई दी कि एक दूसरे की तरफ, खास तौर से अमेरिका की तरफ से, कि उस ट्रस्ट को बिल्ड करने का कोई काम किया जाए। देखिए ट्रस्ट को बिल्ड करने नहीं, मतलब थोड़ा डिस्ट्रस्ट को कम करने दिया जाए, क्योंकि ट्रस्ट तो इतनी जल्दी बिल्ड होता नहीं है। ट्रस्ट तो बहुत सालों में आता है, और अगर उसको छिन्न भिन्न करना होता है तो बहुत जल्दी छिन्न भिन्न एकदम खत्म हो जाता है किसी भी पार्टनरशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में और देशों के बीच में। और इनका मिसट्रस्ट एक दूसरे के बारे में तो पिछले 47 साल से चल रहा है, तो इसलिए ट्रस्ट इतनी जल्दी नहीं बिल्ड हो सकता। यही मैं कहने का प्रयास कर रहा था। जो एक छोटा सा हमको चाहिए पॉजिटिव रिजल्ट, जो सीज फायर आगे चले और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको हम खुला कर दें, उसमें जो ब्लॉकेज लगाया हुआ है दोनों तरफ से उसको हटा दिया जाए। उसके बाद ये न्यूक्लियर के ऊपर कैसे बातचीत चलती है और जो मसले हैं जो उनके पास 440 किलो है उसका क्या किया जाए, वो आगे चलता रहेगा। परंतु एक मिनिमल चीज जो है उसके ऊपर अग्रीमेंट जरूर होनी चाहिए। सर आप जो कह रहे हैं वो लगभग वो कह रहे हैं आप, प्रकारांतर से मुझको वो सुनाई दे रहा है जो असल में ईरान की तरफ से कहा गया कि अगर आप हमसे ब्लॉकेट के लिए कह रहे थे कि आप हटाइए, तो हम तो ब्लॉकेट हटाने के लिए जा रहे थे आगे, लेकिन आपने ब्लॉकेट क्यों लगा दिया। और दूसरे वो ये भी कह रहे हैं कि आपकी ये फहरिस्त इतनी ज्यादा है और आप इतना ज्यादा मांग रहे हैं कि इस तरह से बातचीत हो नहीं सकती। ये कमोबेश वो बातें हैं जो ईरान की तरफ से कही गई, आपने प्रकारांतर से वही बातें कही। तो क्या इसका मतलब यह है ईरान जो कह रहा है वो लेजिटिमेट मांग है। अगली खबर देखिए, ईरान का शिप जब्त करना एक्ट ऑफ वॉर, अमेरिका का एक्शन युद्ध का ऐलान, अटलांटिक काउंसिल के एडवाइजर का यह दावा, जहाज पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। अटलांटिक काउंसिल की तरफ से यह कहा गया अमेरिकी कार्रवाई से बातचीत की प्रक्रिया में रुकावट आएगी। अटलांटिक काउंसिल का यह भी कहना है, जनरल कुलकर्णी, मतलब यह तो साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है और दुनिया इसको अंडरलाइन भी कर रही है। देखिएगा दिनेश जी, इसमें दो बातें आ रही हैं। एक तो IRGC का भी ट्रस्ट डेफिसिट दिख रहा है, उसी के उनके पॉलिटिशियंस के ऊपर आरंगी और प्रेजेंस किया और IRGC के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट नजर आ रहा है, प्लस ट्रस्ट डेफिसिट जो ईरान का USA के ऊपर है। बातचीत दोनों की जिस प्रकार से बातचीत हो रही है, जिस प्रकार से शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो साफ दर्शाता है कहीं ना कहीं अमेरिका हावी होना चाहता है ईरान के ऊपर। और IRGC को लगता है कि ऐसे ना हो कि पेजेस्किया आरंगी ये जो पार्टी है गालिबाफ, ये कहीं उनके USA के दबाव में आना आ जाए। IRGC को लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर उसका पूरा दबदबा है और कितना भी कुछ हो जाए वो USA के ऊपर हावी हो जाएगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं IRGC प्रोबेबली इज ट्राइंग टू ब्लैकमेल द अमेरिकन, और जो पॉलिटिशियंस हैं वहाँ के जो कि IRGC के साथ काम करते आए हैं, और IRGC के जो अभी के कमांडर हैं वो एक पॉलिटिशियन भी है, क्योंकि एमएनजाद के वो सरकार में भी प्रेजेंट थे वाहिदी। तो ये साफ दर्शाता है कहीं ना कहीं मुझे लगता है अमेरिका इंतज़ार कर रहा है फूट पड़ने की बिटवीन IRGC और पेजेस्किया की टीम, और पेजेस्किया को लग रहा है कि नहीं वो ईरान के बारे में सोच रहे हैं, IRGC सोच रहा है नहीं ये कहीं US के दबाव में तो नहीं आ गए।
और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि शायद ईरान को लग रहा है कि वो कहीं फ्रंट फुट पर है। दे आर प्रोबेबली वांटिंग टू नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ ठीक स्ट्रेंथ। है। अमेरिकन जो हैं वो जानते हैं कि ईरान की स्थिति ये आप एक बड़ी बात कह रहे हैं सर। तो क्या फेज 1 में ईरान की एकजुटता जो दिखाई दी है, जो मजबूती दिखाई दी है खामेनेई के जाने के बाद, एक तरीके से पूरा ईरान एक हो गया, क्या अमेरिका को यह दिखाई दे रहा है कि फेज 2 आते आते उनमें से कई जगहों पर फॉल्ट लाइंस दिखाई दे सकती हैं? क्या इस पर भी बड़ा दारोमदार है अमेरिका की उम्मीदों का? अब जरा देखिए, सीज फायर की समाप्ति से पहले एक तनाव जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनाती बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट में 16 से ज्यादा अमेरिकी वॉरशिप तैनात हैं। 10,000 से ज्यादा मरीन कमांडोज की तैनाती यहां पर हो चुकी है। और यह बताने के लिए काफी कि कोई भी पक्ष इसमें यह नहीं देख रहा है कि कहीं कुछ रास्ता उम्मीद वाला है। हर किसी पक्ष को अगर आप देखें तो तैयारी युद्ध की ही दिखाई दे रही है। बेशक अमेरिका भेज रहा हो अपना डेलीगेशन, कह रहा हो इस्लामाबाद भेजेंगे बातचीत के लिए डेलीगेशन, लेकिन तैयारियों के हिसाब से अगर आप देखें तो तैयारियां यही इंडिकेट कर रही हैं कि किसी को भी उम्मीद नहीं है कि कूटनीति कोई रास्ता निकाल पाएगी। क्या इसी तरह की नाउम्मीदी में कहीं कोई प्लेजेंट सरप्राइज आएगा, या दुनिया भी यही देख रही है कि अब तो युद्ध होकर ही रहेगा? तो शुभदा चौधरी जी, आप क्या देख रही हैं? देखिए, जिस तरह की बात है, 3 बेसिक मुद्दों पे अभी ये सीज फायर का निगोशिएशन आगे नहीं चलेगा। भले ही जब पाकिस्तान में जब सीज फायर हुआ था तो अमेरिका से 300 से ज़्यादा ऑफिशियल्स आए थे, सिर्फ स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर या फिर जेडी वांस नहीं थे, और वहाँ ईरान से 86 प्लस ऑफिशियल्स आए थे। अब जहां तक बात रही कि इसका पूरा प्रोटेक्शन चाइना ने दिया था, अभी यूएई ने साफ बोल दिया कि वो पेट्रो युआन में अब कन्वर्ट करेगा अपना सारा ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जहां तक बात रही रिजीम में फूट पड़ने की, तो शायद अमेरिका के रिजीम में शायद ज्यादा पड़ रही है, क्योंकि काश पटेल और पीट हेग्सेथ लिकर कैबिनेट बना रहे हैं यूएस में, और तुलसी गबार्ड को हमेशा डू नॉट इनवाइट का एक तरीके क्या है ये लिकर कैबिनेट? हमारे दर्शकों को बताइए, लिकर कैबिनेट क्या है ये? लिकर कैबिनेट मतलब पीट हेग्सेथ जो हैं, और उन्होंने पल्प फिक्शन या फिर अमेरिका के जो पॉपुलर फिक्शन नैरेटिव से निकाल के कोटेशन उन्होंने बाइबल रीडिंग में यूज किए थे, ये बोलते हुए कि वो बाइबल के वर्सेस हैं, पहला। दूसरा, काश पटेल पिछले 3-4 दिनों से व्हाइट हाउस के आसपास नहीं दिखे हैं, और उनके ऊपर ये पूरा मुद्दा आया है कि वो इतने अनकॉन्शियस हैं क्योंकि वो अल्कोहलिक हैं, इसीलिए उनको व्हाइट हाउस में एंट्री नहीं मिल रही है। तो ये रहा ट्रंप का लिकर कैबिनेट। जहां तक बात रही, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो अभी होने वाला है वो ये है कि हमें ध्यान रखना है 40 दिन के वॉर में अगर हर दिन भी अमेरिका के 2 बिलियन खर्च हो रहे थे तो 80 बिलियन खर्च हुए। अमेरिका ऑलरेडी $39 ट्रिलियन के डेप्थ में है। दूसरी चीज है, पूरी अरब कंट्रीज को आप मिला लीजिए तो 120 बिलियन खर्च हुए हैं। इजराइल के 20 बिलियन खर्च हुए हैं, ईरान के 270 बिलियन खर्च हुए हैं। अब मुद्दा आता है कि अभी ये जो 2 पार्टी हैं या 3 मान लिया शुभदा जी इतना खर्च भी हुआ है, तो जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है जिसके बारे में मैंने अभी बताया, वो डिप्लॉयमेंट देखकर तो नहीं लगता कि इस खर्च की परवाह अमेरिका कर रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग और जहां तक स्टॉक मार्केट के मैनिपुलेशन से वो पैसा कमाया जा रहा है, वो आम यूएस मरीनर्स को या उनके आर्मी ऑफिशियल्स को मिल रहा है कि नहीं? क्योंकि अभी सोशल मीडिया में ये भी वायरल हुआ था कि किस तरीके का खाना उनको यूएसएस ट्रिपली में मिल रहा है। तो जहां तक मुद्दा है कि अब आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन इसमें एक चीज शुभदा जी दिखाई दे रही है। देखिए, उधर अमेरिका ने जिस तरीके से एक कार्गो शिप पर फायर कर दिया, इधर अमेरिका अपना डिप्लॉयमेंट करता जा रहा है, और अमेरिका आने वाले दिनों में कुछ बड़ा करेगा, ये एक तरीके से उसके डिप्लॉयमेंट दिखा रहे हैं। क्या ईरान ने एक तरीके से एक ट्रैप बिछाया जिस पर अमेरिका आ गया, या ये ट्रैप नहीं था, अमेरिका जो चाह रहा है वो कर रहा है? आशीष, आपके पास आऊंगा तो समझूंगा। लेकिन ईरान पर अगले 24 घंटे में हमले की आशंकाएं बढ़ गई हैं। सीज फायर खत्म होने से पहले हो सकता है हमला, रिपोर्ट्स बता रही हैं। ईरान को शक है कि शांति वार्ता के बीच में हमला कर सकता है यूनाइटेड स्टेट्स। सरप्राइज अटैक की तैयारी कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसा रिपोर्ट बता रही है। अमेरिकी हमले की आशंका पर एक्सियोस की रिपोर्ट भी आ गई है। यहां ये हमला जो हुआ, अब ये खैर तस्नीम न्यूज की तरफ से तो ये भी आ रहा है कि उसके बाद हमारे ड्रोन्स जो हैं, ईरान के ड्रोन्स, उन्होंने अमेरिकी वॉरशिप्स को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या ये एक ट्रैप था जिसमें अमेरिका आ गया? क्या इस जो ईरान की मंशा है, इस वॉर को और बड़ा करते जाओ, ज्यादा से ज्यादा देशों को इसमें लाते जाओ, इसीलिए खाड़ी पर उसने हमला किया था? क्या आने वाले दिनों में चाइना और रशिया भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये अंदेशा है आशीष? बिल्कुल, मुझे ऐसा दिख रहा है कि एग्जैक्टली ईरान ने जो ट्रैप लगाया था या एक डिटरेंस रखा था, और यूएस एक बार फिर से वहाँ पर फॉल्ट लाइन में आ गया है।
देखिए, आप इस शिप पर जो मरीन्स उतारे और फिर सीज और कंट्रोल किया, जाहिर सी बात है कि ईरान के जो भी क्रूड जा रहा है, जो भी ऑयल्स जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? वो रशिया या फिर चाइनीज टेरिटरीज में जा रहे हैं। तो अब रूस और चीन, आप मान के चलिए कि जो पहले बहुत बैकफुट पे थे, बहुत पैसिव इन्वॉल्वमेंट था, अब वो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की तरफ आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फोर्सेस उतार देंगे और चाइनीज और रशियन सबमरीन्स और कैरियर बैटल ग्रुप्स वहां पर पहुंच जाएंगी, लेकिन ईरान ये चाहता था कि वॉर बड़ा हो। अकेले वो यूएस के साथ में नहीं लड़ सकता और इसीलिए उसने 28 फरवरी की बाद से भी वही स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि आसपास के देशों में पूरे वेस्ट एशिया को उसने इन्वॉल्व कर लिया, वॉर बड़ा हो गया। एक बार फिर यही होता हुआ दिखाई दे रहा है जब मरीन्स डिप्लॉय हो गए एक ईरानियन शिप पे, यानी कि अब रूस और चीन की भी आप एटलीस्ट अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं तो पहले से बहुत ज़्यादा आपको एक्टिविटी ज़रूर दिखाई देगी, इन्वॉल्वमेंट दिखाई देगा। भले वो स्टेटमेंट्स में आए, सपोर्ट में आए, लेकिन अब रूस और चीन दोनों को इसका डेंट पहुंच सकता है और अब यही एग्जैक्टली पूरे बिसात में यूएस वो मिस्टेक कर चुका है। वॉर और बड़ी हो रही है। तो अगर ये वॉर और बड़ी हो रही है तो फिर इसको वर्ल्ड वॉर क्यों ना नाम दिया जाए? अगर मान लीजिए इसमें चाइना इन्वॉल्व होता है, इसमें रशिया इन्वॉल्व होता है, इसमें अमेरिका जैसी महाशक्ति पहले से इन्वॉल्व है, तो बाकी क्या रह जाएगा? क्या ईरान के चाहे ये युद्ध इतना बड़ा हो जाएगा? ट्रंप की ईरान को बहुत बड़ी चेतावनी। अगली खबर, डील नहीं हुई तो तबाह होगा ईरान। ईरान के सभी पावर प्लांट पर हमले की धमकी, ट्रंप का ऐलान। पाकिस्तान जाएगा अमेरिकी डेलीगेशन। ईरान की तरफ से अब तक डेलीगेशन भेजे जाने का कोई ऐलान नहीं है। अब इसके मतलब भी जरा देख लीजिए, इसके कुछ नुआंसेस, और उसके बाद अशोक सज्जनहार सर आपके पास आ रहा हूं। यहां देखिए जरा अमेरिका की तैयारी, अब और घातक बमबारी। यहां पर अगर आप देखें, अमेरिका ने ईरान के टोसुका जहाज को अपने कब्जे में ले लिया, फायरिंग तो की ही। अमेरिका ने यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस लिंकन की तैयारी पहले ही कर दी है। अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस जॉर्ज बुश भी जल्द यहां पहुंचने वाला है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 50,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की है और 60 से ज्यादा स्टेल्थ विमान वहां तैनात हैं। MQ-4C ट्राइटन ड्रोन और P-8A पोसाइडन लगातार यहां उड़ान भर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान नहीं माना तो इस बार सारे बुनियादी ढांचे उड़ा देंगे। बीते दिनों आपने यह भी देखा था कि किस तरीके से बुनियादी ढांचे को उड़ाने की बात पर ईरानी एकजुटता सामने आई थी। लोगों ने ह्यूमन चेन बनाना शुरू कर दिया था। वहां के कलाकार उन जगहों पर जाकर बैठना शुरू हो गए थे जिन जगहों को उड़ाने की बात ट्रंप की तरफ से कही गई थी। ट्रंप एक बार फिर से धमकियां दे रहे हैं, एक विशाल डिप्लॉयमेंट सामने दिखाई दे रहा है और इधर ईरान के भीतर उनकी जो मशीनरी है उसके डिफरेंट पिलर्स के बीच में टूट की उम्मीद अमेरिका की तरफ से की जा रही है। अब जरा ये भी देखिए, अशोक सज्जनहार सर के पास जाएं। अशोक सज्जनहार सर, ये किसका अंदाजा मौजूदा सिचुएशन के लिहाज से आप पा रहे हैं कि ज्यादा कारगर होगा आने वाले दिनों में स्ट्रैटेजी के लिहाज से? क्या अमेरिका का या फिर ईरान का? किसकी स्ट्रैटेजी भारी पड़ने वाली है अगर फेज 2 शुरू होता है तो? जी देखिए, पहली बात अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये कहूंगा, देखिए जो वहां पर अमेरिका में जो तनातनी हो उनके अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स में जो फाइनल व्यू लिया जाता है वो राष्ट्रपति ट्रंप का लिया जाता है। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो उसके ऊपर हमें इतना ज्यादा ध्यान तवज्जो नहीं देखना चाहिए। आई थिंक फॉर पेज 3 कॉलम्स ये अच्छा है, काश पटेल क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। परंतु कोई वो पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में मेरे विचार से उनका कोई इतना ज्यादा रोल नहीं है इस समय। जहां तक ये बात है, देखिए मैं ये समझता हूं जो राष्ट्रपति ट्रंप को पता चल गया है, उन्होंने जो अपनी 10 अजम्पशंस की होंगी जब उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया था, पहले जो भाई इसको हम वेनेजुएला की तरह अपने बस में कर लेंगे, काबू कर लेंगे। दूसरा जो वहां पर अगर उनका शीर्ष नेतृत्व खत्म हो गया तो वो सब वहां पर सड़कों पर आ जाएंगे। तीसरा ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं अटैक करेंगे, नहीं बंद करेंगे। चौथा गल्फ स्टेट्स को नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। जितनी उनकी assumptions थी सभी गलत सिद्ध साबित हुई हैं। तो मैं नहीं समझता हूं जो अब राष्ट्रपति ट्रंप वहां पर ग्राउंड फोर्सेस ले जाने के लिए वहां पर वो तैयार होंगे, राजी होंगे, क्योंकि वो एक बिल्कुल ऐसा क्वॉगमायर है जिसमें अगर आप अंदर चले गए तो आपका बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और वो बिल्कुल चाहते हैं, यहां से एग्जिट चाहते हैं, यहां से वो रैंप ऑफ रैंप चाहते हैं जो मैं किसी ना किसी प्रकार से निकल जाऊं। मैं ये जनरल कुलकर्णी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। मुझे ये भी पता है, देखिए हर जगह ऐसा होता है जो वहां पर 2 ऐसे तबके आ गए हैं ईरान में। एक जो सपोर्ट करता है, जो अमेरिका के साथ में बातचीत करके जितना हमें नुकसान हुआ है
उसको लेकर हमें बस ये अब खत्म कर देना चाहिए और कुछ ना कुछ जो कुछ हमें अपने लिए मिलता है उसको हमें ले लेना चाहिए और युद्ध को खत्म करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमें और बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी जो कि जरूरी नहीं है। वी हैव मेड अ पॉइंट, जो हमने बता दिया, हम अमेरिका के विरुद्ध, सबसे बड़ी ताकत के विरुद्ध खड़े हो गए हैं, खड़े हो सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात है जो ये दूसरा तबका है IRGC का, जो कि वो जानते ही हैं जो भाई हमको तो वो करनी है, इनके विरुद्ध खड़े रहना है और जितना भी हम हमारे ऊपर पेन हो हमारे ऊपर हम तो सह सकते हैं, परंतु वहां की जो जनता है, बातों से आप एक्सपर्ट्स की बातों से एक बात जो इस बार उभर कर सामने आ रही है कि जिस फैक्शन के बारे में पहले ईरान में फेज 1 में नहीं देखा जा रहा था या सोचा जा रहा था, अब फेज 2 आते आते उसकी बातें होने लगी हैं और ये बातें अब गंभीरता के साथ होने लगी है। तो क्या ईरान के लिए ये फेज 2 में एक मुश्किल होने वाली है? ईरान के पावर प्लांट पर हमले की चेतावनी सामने आई, ईरान के ब्रिज पर हमले की वार्निंग सामने आई अमेरिका की तरफ से, IRGC से जुड़े पुल को ध्वस्त करेगी अमेरिकी फोर्सेस, यूनाइटेड नेशन में अमेरिकी राजदूत का ये बड़ा बयान। अमेरिकी राजदूत ने कहा है कि इस बार हम इंफ्रास्ट्रक्चर को, खासतौर से IRGC जिसका इस्तेमाल कर रहा है, उसको हम ध्वस्त करेंगे। IRGC से जुड़े हुए जो ब्रिज और पावर प्लांट हैं उनको हम टारगेट करेंगे। तो वैसे तो देखा जाए तो पूरे ईरान को IRGC का ठहराकर ध्वस्त किया जा सकता है। अगर अमेरिका इस पर आ जाए तो हर एक चीज को वहां IRGC का कहकर उसको निशाना बनाया जा सकता है। यूनाइटेड नेशन में यह बात कहना क्या अपने इस तरह के कामों को एक तरीके से लेजिटिमेसी दिलाने की कोशिश है अमेरिका की तरफ से? यह बयान वहां बैठकर IRGC से जुड़े हुए पुल और पावर प्लांट्स को ध्वस्त करेंगे, इसका मायना क्या है? बहुत जल्दी से आशीष। देखिए, ये एक डेटरेंस वार्निंग के तौर पर आप देखिए इसे, और स्पेसिफिकली तब जब डेडलाइन नजदीक आ रही है तो क्या क्या हश्र कर देंगे, ये जो एक मैसेजिंग की जा रही है और वो हर लेवल पे की जा रही है, डोमेस्टिक लेवल पे भी की जा रही है अपने ऑडियंस के लिए भी, और साथ ही साथ ईरान को भी मैसेजिंग की जा रही है। लेकिन ये सारी चीजें जब तक एक्शन में कन्वर्ट नहीं होंगी तब तक ये ऐसी और बातें सुनाई दे सकती हैं। क्या आगे स्ट्रैटेजी होगी, ईरान क्या रिटेलिएट करेगा? अब ये देखिए कि अगर एक ब्लॉकेट किया जा रहा है, ईरान ने ऑलरेडी 4000 किलोमीटर की रेंज मार दी है, एक्यूरेसी की बात अपनी जगह पे, लेकिन अगर आपके 1.5 डजन शिप्स वहां पर हैं तो कुछ ना कुछ तो लाइन ऑफ फायर में आपके भी आएंगे। सही बात है, एक्यूरेसी अपनी जगह है, लेकिन अगर रेंज 4000 तक बढ़ा दी गई और पिछले बार डिएगो गार्सिया तक की बात हो रही थी, तो फिर अब ये समझ लीजिए कि ईरान क्या करने में केपेबल है। लेकिन ईरान का अमेरिका से बातचीत से इनकार जब सामने आया, ईरान ने पूरी तरह से बंद किया होर्मुज स्ट्रेट और अमेरिका से शांति समझौते पर कोई बात नहीं करने के संदर्भ में ऐलान किया गया। ईरानी फोर्स के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी का यह दावा सामने आया कि जब ब्लॉकेड आपने हटाया ही नहीं है तो फिर आपसे टाइम वेस्ट क्यों करें, आपसे बातचीत करने करके उसका कोई हासिल है नहीं। यहां पर देखिए, ईरानी शिप पर हमले से भड़का ईरान, नए मिसाइल हमले की तैयारी में है ईरान, अंडरग्राउंड बेस में नई मिसाइलें हमले के लिए तैयार, IRGC एरोस्पेस फोर्स कमांडर मुसावी की वार्निंग। ईरान की मिसाइल क्षमताएं पहले से कहीं ज्यादा हो गई हैं, मुसावी का यह भी कहना है। अब जरा देखिए युद्ध के लिए ईरान खुद को कैसे तैयार कर रहा है। नंबर 1, ईरान नाकाबंदी हटाए अमेरिका, नहीं तो होर्मुज पूरी तरह बंद करेंगे, यह बात कह चुका है। IRGC ने चेतावनी दी है कि इस रास्ते पर आने वाले जहाजों पर सीधे हमला किया जाएगा, ज्यादा बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं होगी। IRGC का यह भी दावा है कि मिसाइल और ड्रोन के स्टॉक युद्ध स्तर पर तेजी से रिप्लेनिश किए जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है युद्ध होने पर ईरान ने खाड़ी देशों के 8 प्रमुख पुलों पर योजना हमले की पहले ही बना ली है, जिसके बारे में खबरें मैंने आपको बताई। ईरान ने अपने नई मिसाइलों के स्टॉक का वीडियो भी जारी किया है और यह बताया है कि चिंता मत करो, हम भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये बातें भी हो रही हैं कि क्या दुनिया में पहलकदमियां होनी चाहिए देशों के संगठनों की तरफ से, और अगर मान लीजिए इनके बीच की डिप्लोमेसी फेल हो रही है तो क्या बाकी जगहों से विश्व के तमाम दूसरे देशों की तरफ से मुखर आवाजें आनी चाहिए थी? शुभदा चौधरी, इस बारे में आप क्या सोचती हैं? क्या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरफ से गुंजाइश छोड़ी जा रही है कंपेल करने, प्रेशर डालने के हिसाब से? नहीं, अलग अलग देशों ने अलग अलग गुटों में, जैसे टर्की ने अंतल्या फोरम में जहाँ पे 6400 ऑफिशियल्स आते हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे, वहाँ पे उन्होंने डिप्लोमेटिक बातचीत की। फिर फ्रांस और इटली आपस में बात कर रहे हैं, नेटो कंट्रीज़ का अलग चल रहा है, यूरोपियन पार्लियामेंट की अलग बात चल रही है, रशिया चाइना का बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रहा है, चाइना का इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। तो मुद्दा ये है, और हमारे ही NSA अजीत डोवल 2 महीने में दूसरी बार अभी सऊदी अरेबिया गए हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग
एक तरीके से डिप्लोमेटिक बैक चैनल रिपोर्टिंग और उसके ऊपर काम चल रहा है। अब ये कितना कोर्सिव डिप्लोमेसी में काम करेगी ये हमें नहीं पता। जहां तक बात रही यूएस का, बिल्कुल मैं ये मानती हूँ कि ट्रंप जो है वहां के प्रेसिडेंट है, लेकिन मैं ये नहीं मानती कि ट्रंप को कोई भी चीज का कुछ भी करने का हक है। वो हक सिर्फ नेतन्याहू रखते हैं। काश पटेल एफबीआई के हेड हैं। एफबीआई में 35 से ज्यादा मैनेजर्स को फायर किया गया है। इतने सारे मिलिट्री के जनरल्स ने अभी फायर किया गया है यूएस में। हमें ये क्यों नहीं जानना चाहिए? हमें बिल्कुल जानना चाहिए। और इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ फॉर्मर आइजनकोट ने कल ही बोला है कि फिर से इलेक्शंस होने चाहिए। नेतन्याहू को फिर से बार बार नहीं छूट मिलनी चाहिए। अभी अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट इजराइल आए हुए हैं, नेतन्याहू ने कुछ घंटे पहले बोला है कि इजराइल कुछ बड़ा करेगा। कौन कंट्रोल कर रहा है ट्रंप को? हमें ये सवाल पूछना चाहिए। और जहां पे भी जिस तरीके का फ्रिक्शन हो रहा है, ईरान में भी गालिब बाफ को रोलेक्स गाय बोला जाता है, उनके ऊपर भी करप्शन के स्कैंडल हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि हमें यह जानना है कि कहां तक कौन अपना इंटेलिजेंस यूज कर पाएगा और कहां पे क्या फ्रिक्शन है। इसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अभी कुछ एक लाइव एक्शन की भी तस्वीरें आ रही हैं, बहुत जल्द आपके सामने वो भी रखेंगे। और यहां देखिए ईरानी विदेश मंत्रालय की अरब के देशों से अपील, दुश्मन को अपने इलाके का इस्तेमाल करने से रोकें। पड़ोसी देशों के से ईरान की कोई दुश्मनी नहीं है। 40 दिनों में ईरानी हमले में सेल्फ डिफेंस में ही हम रहे हैं, ये बात भी कही गई है। यहां पर देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। होर्मुज के बाद बाब अल मंदेब घेरने की तैयारी है, इसी का इशारा किया जा रहा था। बाब अल मंदेब की किलाबंदी करेगा ईरान। ईरानी स्टेट टेलीविजन की बड़ी वार्निंग, आग के घेरे में बाब अल मंदेब भी होगा शामिल। दुश्मन के लिए नर्क के घंटे शुरू हुए, ईरानी स्टेट मीडिया का यह भी कहना है। बहुत जल्द मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से कहूंगा वो तस्वीरें तैयार करें, उनको भी मैं दिखाना चाहता हूं इस शो के दौरान। लेकिन उससे पहले जरा यहां पर आइए और ये खबर देखिए। यहां ट्रंप पर भारी पड़ेगी ईरान की तैयारी, बहुत सारे एनालिस्ट ये बात भी मान रहे हैं। वो ये कह रहे हैं युद्ध विराम के दौरान ईरान ने अपने मिसाइल स्टॉक्स को बड़ी तेजी के साथ बढ़ाया है। और कई तो ये भी कह रहे हैं कि इसमें रशिया और ईरान का भी कमाल का सपोर्ट उन्हें मिला है। वो ये भी बता रहे हैं कि सुरंगों में फंसी मिसाइलों को इस दौरान ईरान ने बाहर निकाला। और इसकी तस्दीक तो जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं उन्होंने भी कर दी है कि किस तरीके से वो अपनी लॉन्चिंग साइट्स को क्लियर कर रहा है और फिर से हमले के लिए तैयार कर रहा है। युद्ध की स्थिति में ईरान पहले घंटे में ही सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल दागेगा, यह भी कहा जा रहा है। जहां जहां यूनाइटेड स्टेट्स तैनाती बढ़ा रहा है, वहां हमले के लिए स्ट्रैटेजिक पॉइंट पर ईरानी मिसाइलें तैनात की जा रही हैं। सीज फायर के दौरान ईरान ने हथियारों का प्रोडक्शन बहुत तेजी के साथ बढ़ाया। क्या वाकई ऐसा है या ये भी साइऑप्स के लिए प्रोपेगेंडा के तौर पर फैलाया जा रहा है? इसको भी डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए जरा, जहाज पर फायरिंग से भड़का ईरान, शिप पर फायरिंग का ईरान ने लिया बदला। समंदर में अमेरिकी जहाजों पर विध्वंसक ड्रोन हमला, ओमान सागर में कई अमेरिकी जहाजों पर अटैक किया गया। ईरान के तस्नीम न्यूज का बड़ा दावा। तो फिर जनरल कुलकर्णी क्यों ना माना जाए कि ये तो शुरू हो गया ऑलरेडी? जरूर दिनेश जी, जो आप कह रहे हैं, बात यह है कि जो अमेरिका ने घेराबंदी की है, उस घेराबंदी से ईरान पे ज़बरदस्त दबाव आ रहा है। ईरान तकरीबन 5 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल एक्सपोर्ट करता था और कहीं ना कहीं उसमें से अधिकतर चीन में जाता था। जब ये पूरा घेराबंदी जब हो जाती है, ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है, तो ज़रूर ईरान के ऊपर भी अब प्रेशर बढ़ रहा है। वो प्रेशर सिर्फ तेल के और पैसे का नहीं है, उसके जो लॉजिस्टिक्स है उसके लिए भी। चाहे IRGC प्रिपेयर्ड होगा अपने लॉजिस्टिक्स के लिए, पर वहाँ के जो लोग हैं उनको भी तो खाना पीना देना है। वो अभी तक जो चीन से आ रहा था उनके पास, वो भी बंद हो गया है। तो मुझे लगता है अब कहीं ना कहीं, और जिस प्रकार से ईरान ने अपनी पिंक आर्मी औरतों को भी सड़कों पे उतार के रखा हुआ है, ये क्या दर्शाता है? ये एक साफ बात है कि ईरान प्रेशर में है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अमेरिका जल्दीबाजी नहीं करेगा, क्योंकि अगर घेराबंदी से काम हो सकता है तो जैसे बिल्कुल अम्बासडर साहब कह रहे थे कि बूट्स ऑन ग्राउंड रखना बहुत बहुत खतरनाक है। तो ये घेराबंदी से ही ईरान गिरेगा, नहीं तो मुश्किल है। क्योंकि अभी जो घेराबंदी है, जिस प्रकार से ईरान के शिप के ऊपर उन्होंने फायरिंग करके उसको रोका है, ये साफ दर्शाता है कि ईरान अब चाहे बाब अल मंदेब में जाए, वहाँ पर हूथियों से कुछ करवाए, तो वहाँ पे बात इतनी बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि घेराबंदी अब अमेरिका की बहुत जबरदस्त है। इस घेराबंदी से ईरान के ऊपर दबाव आएगा और बहुत ज्यादा आएगा, और चीन के ऊपर भी अब दबाव आएगा, क्योंकि जो ईरान से चीन को तेल जाता था वो भी नहीं
जा पाएगा। और जो मिसाइल जो बना रहे हैं, तकरीबन कहा जाता है 100 मिसाइल बनाने की जो काबिलियत है ईरान के अंदर, उसके भी सप्लाई अब आने में कठिनाई ईरान में हो रही है। राफा से तस्वीरें आई हैं सर, राफा से अभी अभी की तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। बवासी इलाके में भारी गोलाबारी हुई है। तो उस दौरान जब आप सोच रहे हैं कि अभी सीज फायर चल रहा है, अभी शांति वाला, अभी लल वाला पीरियड है, देख लीजिए ऐसा है नहीं। जहां जहां पर अभी मैंने आपको बताया तस्नीम न्यूज की तरफ से क्या खबर है कि उन्होंने अरब सागर में ऑलरेडी हमला करना शुरू कर दिया अमेरिकी वॉरशिप्स पर। और यहां पर देख लीजिए राफा में क्या चल रहा है। और उधर लेबनान का तो हमने उसे तो शुरू किया और हमने आपको बताया लटानी रिवर के पास क्या चल रहा है। ये आशीष, ये तस्वीरें भी आ गई सामने। बिल्कुल, इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा ऑडियो करते हैं तो इन तस्वीरों का पूरा इम्पैक्ट आएगा। ये बॉडी कैम फुटेज है और गन बैटल अभी से कुछ घंटे पहले ही ये वहां पर हुआ है। आशीष, बात पूरी कीजिए जल्दी से, अगले 15 सेकंड। ओवरऑल हमें दिखाई दे रहा था ना कि अगर आप किसी के घर पे मिलने जाते हैं और अगर किसी तरह की बातचीत करनी होती है तो कौन सी मिठाई ले जाएंगे, कौन सा गिफ्ट ले जाएंगे, कौन सा गुलदस्ता ले जाएंगे। यहाँ पर मीटिंग से पहले ना वो खंजर में धार तेज की जा रही है दोनों साइड से। कब किसका पहले खंजर आएगा ये वाली बात है। नो डाउट अगर आप थिएटर के लेवल पे देखेंगे, प्योर वॉर स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू, अमेरिका ने एक बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। लेकिन ये साथ ही साथ ईरान ऐसे देखेगा कि बहुत सारे टारगेट्स हमारे काफी नजदीक आके बैठे।